दिल्ली कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, वंदे मातरम की शुरुआती 2 पैरा गाएंगे कांग्रेस। 19 की CWC बैठक में फैसले का हवाला। अमेरिका में RSS पर बैन लगाने की मांग, भागवत को US दौरे पर धार्मिक आयोजन सख्त, बोले संघ नेता को नहीं मिलने सम्मान। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, वैश्यालयों में ग्राहक बनकर जाना अपराध नहीं, पैसे देकर सिर्फ सेवाएं लेने की अनैतिकता देह व्यापार निषेध में केस नहीं होगा लागू। वैवाहिक विवादों में बच्चों का पेरेंटिंग स्टेटस की अनुमति, भले ही बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ हो, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया नियम में बड़ा बदलाव, ब्रांच से 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर देना होगा शुल्क। दिल्ली यूपी से उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार के लाख दावों के बावजूद स्कूलों में तमाम समस्या बरकरार है। पहले समस्याओं को लेकर शिकायत होती थी, अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे कानों से निकाल देते थे, लेकिन अब जमाना जेनजी और जेन अल्फा का है। आज के छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं के लिए प्रिंसिपल, अध्यापकों और अभिभावकों से शिकायत की जगह आर पार की लड़ाई और समस्या को समाधान तक पहुंचाने में लगते हैं। वहीं पर हम स्कूलों की बदहाली और शिक्षा, छात्रों में आक्रोश, तीनों तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हमीरपुर की है, जहां खस्ता हाल, टूटी हुई और बदहाल सड़कों पर छात्र छात्राओं को स्कूल जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो खुद ही छात्र छात्राएं निकल पड़े हैं जिलाधिकारी तक अपनी समस्या पहुंचाने और उनके निराकरण के लिए। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है, जहां हसनगंज के जयप्रकाश नगर सर्वोदय आवासीय विद्यालय में 250 से अधिक छात्रों की सुविधा की कमी को लेकर के मोहान तिराहे पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने पेयजल, खराब पंखे, मेस के भोजन, गंदगी की शिकायत पर छात्रों का आरोप है कि हम अपनी सुविधाओं की बात करते हैं तो स्कूल में वाले TC देने के लिए कह देकर धमका देते हैं। वही हमारे स्कूल में टीचरों की कमी है, जिससे हमारी पढ़ाई बाधित होती है। हमारे बोर्ड के एग्जाम भी नज़दीक है। छात्रों ने स्कूल की कैंटीन में खराब खाने पीने की लेकर भी शिकायत किया। वही उन्नाव के न्योताई सर्वोदय विद्यालय में करीब 300 जेन अल्फा छात्रों ने शिक्षकों को सालों पुरानी कमी और खाली पड़े हुए जगह को भरने की बात करी है। वही मोहान अजैन चौराहा जाम करके विरोध किया है। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर बच्चों ने साफ चेतावनी दी है कि पढ़ाई हमारा हक है और इस हक के रास्ते हम बंद नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए छात्र पूछ रहे हैं, कब तक सिर्फ वादे, कब तक खाली कक्षाएं। वही दूसरी तस्वीर महोबा की है, जहां स्कूल जाने वाली सड़क खस्ताहाल होने के विरोध में छात्र छात्राएं हाईवे में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने इन छात्रों के साथ बदसलूकी की है। पुलिस ने अपना हक मांग रहे बच्चों को लात मारकर हाईवे से उठाया है। ये प्रदेश इसीलिए बेशरम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बच्चों पर फूल बरसाने का काम करते हैं, वहीं छोटे छोटे बच्चों पर पुलिस लात मारती है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इन बच्चों का संज्ञान लेंगे।
इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, किस तरीके से जो है बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लगातार बच्चे जो है अधिकारियों के सामने रख रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला है कल हमीरपुर सदर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में देखने को मिला, जहां कुछ बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावक के साथ एकदम से पहुंचते हैं और दर्शन करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल जो पूरे जो स्कूली बच्चे थे, उनके अभिभावक थे और साथ में जो भी लोग थे, उनकी एक मुख्य मांग थी, वो थी सड़क की मांग। उनका कहना था कि उनका जो गांव है वहां पे पहुंचने के लिए कोई भी मुख्य मार्ग अभी इस समय मौजूद नहीं है। बारिश होने के कारण जो रास्ते हैं वो तालाब में, कीचड़ में तब्दील हो गए, जिस वजह से उनके गांव ना तो कोई एम्बुलेंस ढंग से पहुंच पाती है और लोगों को आवागमन में भी बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही जो स्कूली बच्चे थे, उनका कहना था कि जब बारिश के समय में इन्हीं जो रोडें हैं, इन्हीं रोडों से होकर जो मासूम बच्चे नौनिहाल है वो भी अपने स्कूल जाया करते हैं, लेकिन बारिश के समय इनमें जब पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। और जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ये समस्या लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं और वो कहीं न कहीं अभी तक इस पूरी समस्या को झेल रहे हैं। तो साफ तौर से ये भी समझा जा सकता है कि जो पुरानी सरकारें, उनकी जो उदासीनता थी, उसका जो दंश था, वो आज भी कहीं न कहीं ग्रामीण झेलने को मजबूर है। जो पूरे स्कूली बच्चे अभिभावक थे, या हमीरपुर जनपद के कुरारा ब्लॉक के जमरेही तीर गांव से आए हुए थे और वाकई में आपको बता दें कि उस गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता बारिश के मौसम में नहीं होता। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने तुरंत ही एक टीम का गठन किया। टीम मौके पर पहुंची, निरीक्षण किया और साथ ही रोड को बनवाने का आश्वासन दिया गया। इसके पहले भी एक मामला हुआ था जिसमें 24 घंटे के अंदर ही जिलाधिकारी अभिषेक गोयल द्वारा एक रोड बना के तुरंत ही ग्रामीणों को दे दिया गया। तो कहीं न कहीं जो पुरानी आज से 25 साल 30 साल पहले की जो सरकारें रही, उसका जो दंश था वो आज भी ग्रामीण झेल रहे हैं और कहीं न कहीं जो नए जिलाधिकारी है उनसे कुछ राहत ग्रामीणों को मिलते हुए भी दिखाई पड़ रही है। जी, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली भारत जापान के बीच अहम रक्षा वार्ता। नई दिल्ली में राजनाथ सिंह शिंजो कोइजुमी से करेंगे मुलाकात। भारत जापान रक्षा सहयोग को मिलेगी नई धारा। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ने पर होगी चर्चा। रक्षा तकनीक और उपकरण सहयोगों पर मंथन। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सहयोगों पर जोर। हिंद प्रांत की सुरक्षा पर भी होगी अहम बातचीत। भारत जापान के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ने पर जोर। हिंद प्रशांत की सुरक्षा पर भी होगी अहम बातचीत। भारत जापान के बीच राजनीतिक सहयोग बढ़ने पर जोर। भारत जापान के बीच आज अहम रक्षा वार्ता। भारत जापान रक्षा सहयोग को मिलेगी नई धारा। समुद्री रक्षा को भी मिलेगी बढ़ावा। वही रक्षा तकनीक और उपकरण सहयोगों पर मंथन। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सहयोग पर जोर। हिंद प्रांत की सुरक्षा पर भी होगी अहम बातचीत। भारत जापान के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ने पर जोर। भारत जापान के बीच अहम रक्षा वार्ता। नई दिल्ली में राजनाथ सिंह शिंजो कोइजुमी से भी करेंगे बातचीत। भारत जापान रक्षा सहयोग को मिलेगी नई धारा। समुद्री रक्षा सहयोग बढ़ने पर भी होगी चर्चा। रक्षा तकनीकी और उपकरण सहयोगों पर मंथन। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सहयोग पर जोर। हिंद प्रांत की सुरक्षा पर भी होगी अहम बातचीत।
खबर दिल्ली से है, जहां डीजेबी ट्रेंड केस में उदित प्रकाश पे मांगी जमानत। वहीं पूर्व सीईओ उदित प्रकाश और राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है अर्जी। उदित प्रकाश की जमानत पर आज दोपहर 12 बजे सुनवाई। 1966 करोड़ रुपए एसटीपी टेंडर से जुड़ा है पूरा मामला। टेंडर में कथित गड़बड़ी को लेकर एसीबी की जांच। सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में है। उदित प्रकाश समेत आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पूर्व डीजेबी सीईओ उदय प्रकाश। एसटीपी अपग्रेड ट्रेड को कथित घोटाले का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई। उदित प्रकाश समेत आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। खबर दिल्ली से है, जहां सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है। डीजेबी ट्रेंड केस में आरोपियों को न्यायिक हिरासत ली गई है। वहीं पे आरोपियों की जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट में जमानत आवेदनों पर जारी किया गया है नोटिस। अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस हिरासत। अंकित श्रीवास्तव से पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। या डीजेबी टेंडर मामले में अदालत का बड़ा आदेश। सत्येंद्र जैन समेत आरोपियों की जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई। अंकित श्रीवास्तव से पूछताछ करेगी जांच एजेंसियां। डीजेबी टेंडर मामले में अदालत का बड़ा आदेश। सत्येंद्र जैन समेत आरोपियों को जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई। सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में। दिल्ली के जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ने जमानत की मांग की है। पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय ने जमानत की मांग की। वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। आज दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन उदित प्रकाश को भेज है न्यायिक हिरासत में। उदित प्रकाश सहित 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 1946 करोड़ रुपए की एसटीपी अपग्रेड टेंडर में घोटाले का आरोप। आज दोपहर 12 बजे सुनवाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन उदित प्रकाश को भेजा है न्यायिक हिरासत में। उदित प्रकाश सहित 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 1946 करोड़ रुपए के एसटीपी अपग्रेड टेंडर में घोटाले का मामला। जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ने जमानत की मांग की। पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय ने जमानत की मांग की। वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है जमानत याचिका। आज दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। आज दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। खबर एटा से है, जहां 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ने से चाहे हड़कंप। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की तबीयत बिगड़ी। करीब रात 9 बजे अचानक 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। विद्यालय स्टाफ ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। प्रारंभिक जांच में वायरल फीवर की जताई जा रही आकांक्षा। फीवर चल रहा है, वही इसी वजह से बुखार आया है। रात को करीब 9 बजे अचानक 4 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। विद्यालय स्टाफ ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। रात करीब 9 बजे अचानक 4 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। प्रारंभिक जांच में वायरल फीवर की जताई आकांक्षा। वायरल फीवर चल रहा है, इसी वजह से बुखार आया था। प्रधानाचार्य। 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की तबीयत बिगड़ी।
रात करीब 9 बजे अचानक 4 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। विद्यालय स्टाफ ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। रात करीब 9 बजे अचानक 4 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। बांदा डिपो में बस की बड़ी लापरवाही के चलते चित्रकूट से बांदा आ रही बस रास्ते में अचानक बंद हुई। हेडलाइट रात के अंधेरे में कई किलोमीटर चली बस में सवार थे करीब 3 दर्जन यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सफर चालक और परिचालक पर गंभीर लापरवाही के आरोप। हेडलाइट खराब होने के बावजूद नहीं रोकी गई बस। लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आए कि बड़ी संख्या में यात्री मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने का आरोप। टाइम कीपर से अब पूछा, उसने बताया कि परिचालक को मैंने अवगत करा दिया था कि कोई भी समस्या यात्रियों को होती है तो पैसे भी वापस कर दे या तो उसको बस रोक ले, गाड़ी ठीक करा के चले। लेकिन इसमें जो है परिचालक को दोषी पाया जाना, जिसकी कार्रवाई गतिशील चल रही है, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। और ये अचानक फ्यूज हो जाने के कारण ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया है 7 सदस्यीय मीडिया टीम। एआईसीसी की ओर से 18 अगस्त को जारी ऑफिस टीम नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने टीम की कमान संभाली है। अभय दुबे के साथ डॉक्टर रतन लाल को कोऑर्डिनेटर, अब्बास हाफिज, टीना कर्मवीर, संजय छोकर कोऑर्डिनेटर बने हैं। विवेक और डॉक्टर सुधांशु यादव को कोऑर्डिनेटर बनाने का अभय दुबे के साथ डॉक्टर रतन लाल को कोऑर्डिनेटर, अब्बास हासिफ, टीना करवीर, संजय छोकर को कोऑर्डिनेटर बने। विवेक, डॉक्टर सुधांशु को कोऑर्डिनेटर। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित की है 7 सदस्यों की मीडिया टीम। नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे को दी गई है टीम की कमान। अभय दुबे के साथ डॉक्टर रतन लाल को कोऑर्डिनेटर। नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे को दी गई है कमान। अभय दुबे के साथ डॉक्टर रतन लाल को कोऑर्डिनेटर। अब्बास आसिफ, टीना करवीर, संजय छोकर को कोऑर्डिनेटर बने।
खबर हासीडीहा से है, जहां पर गोंडा NH 133 पर बीरीडीहा गांव के समीप मंगलवार को देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार करीब 40 वर्षीय जितेंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर फरार हो गया है। घटना में आक्रोश में परिजनों ने ग्रामीणों से मुआवजा और चालक की गिरफ्तारी पर सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की है। वहीं नेशनल हाईवे 133 जाम कर दिया गया है। करीब 6 घंटे तक जाम रहने के बाद सड़कों को दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वही जानकारी के अनुसार जितेंद्र महतो हसडीहा हटिया से साइकिल से अपने घर बरीडीहा लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गोडा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें साइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। सूचना पर हंसडीहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों से वार्ता की है। प्रशासन ने सरकारी प्रावधान के तहत उचित मुआवजा दिलाने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे ग्रामीणों ने जाम हटा दिया है। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे भेज दिया है। परिजनों को उसके बाद शव सौंप दिया है। पुलिस स्कॉर्पियो चालक और उसकी पहचान कर रही है, वही उसे गिरफ्तार करने के लिए जांच भी कर रही है। ग्रामीणों ने के पास गईडीहा के पास की ओवरब्रिज की फुटेज थी, जिसके सुरक्षा पड़ताल बनाने की मांग की जा रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आशंका को देखते हुए कानपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 19 अगस्त को सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर बैराज पर अपस्ट्रीम जलस्तर 113.570 मीटर और डाउनस्ट्रीम 113.420 मीटर दर्ज किया गया है। बैराज पर 2,91,413 स्क्वायर से पानी पर डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने नाव के जरिए गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। इसी दौरान उन्होंने नदी के जलस्तर, घाटों की सुरक्षा स्थिति का इंतजामात का भी जायजा लिया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी रखे हुए हैं और वहीं पर दिशा निर्देश भी दे रही है। कानपुर बैराज में चेतावनी स्तर 114 मीटर और खतरे का स्तर 115 मीटर है। वहीं शुक्लागंज के गंगा का स्तर 112.180 मीटर दर्ज किया गया है, जहां चेतावनी स्तर 113 मीटर और खतरे का स्तर 114 मीटर निर्धारित है। वही आंकड़ों के मुताबिक हरिद्वार बैराज के 1,18,622 क्यूसेक और नरौरा बैराज में 1,15,137 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। वही प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। बाढ़ के संभावित स्थिति में देखरेख करना और टीम को वहां पर मौजूद रहना बचाव कार्यों के लिए अनिवार्य किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार जलस्तर और उसकी बढ़ोतरी पर नजर बनाए हुए है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने पूरे जो कैचमेंट एरिया है नदी का, उसमें भ्रमण करा है, अपनी सुरक्षा की तैयारियों की जांच परख करी है और करीब 176 गांव हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको उन जगहों पर हमने करीब 35 जो है पोस्ट बना रखे हैं। एनडीआरएफ की 36 सदस्यीय एक टीम, हमारी जो है फ्लड कंपनी की एक पूरी कंपनी और 100 जो है हमने डिजास्टर के जो गोताखोर हैं ट्रेन उनको, और हमारे होम गार्ड्स के कुछ लड़के ट्रेन हैं, पुलिस सिविल पुलिस के कुछ लड़कों को ट्रेन है।
कांग्रेस कार्य समिति CWC ने वंदे मातरम को लेकर पार्टी के दशकों पुराने रुख की पुष्टि करते हुए फैसला किया है कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। यह निर्णय उस समय लिया गया था जब वंदे मातरम के पूर्ण या आकांक्षिक संस्करण को लेकर के नई राजनीतिक विवाद शुरू हो गए थे। बुधवार को CWC की बैठक में यह मुद्दा फिर से उठाया गया और विस्तारित चर्चा की गई है। कई नेताओं ने 1947 में अपनाए गए पार्टी के रुख को दोहराया है। कांग्रेस का कहना है कि उनका ये फैसला अक्टूबर 1947 से राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधारित है। उस समय पार्टी ने स्पष्ट रूप से तय किया था कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाने चाहिए। बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली संस्थान के अधिकारियों ने आरएसएस के नेताओं को अमेरिकी सरकार की ओर से हाई लेवल बैठकों और राजनयिक सम्मानों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली सलाहकार संस्थान यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने अधिकारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का मांग की है। वहीं पर साथ ही उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वे आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान ना दे और ना ही उनके साथ किसी तरह की हाई लेवल मीटिंग करे। ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे से पहले आया है। वहीं भारत पहले ही USCCIRF की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और व्यवहारिक पूर्वाग्रह पर आधारित बताता है, वहीं पर खारिज कर चुका है। खबर लखनऊ से है, जहां काकोरी कस्बा स्थित शीतला माता मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। वही मामला गरमा गया है। सियासी रूप से भी इसे कई तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आयोजित शिलान्यास पर भूमि पूजन कार्यक्रम में मलिहाबाद विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक का कहना है कि पूजा के दौरान उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। जयदेवी
कैलाश का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मंदिर में अगरबत्ती तक नहीं जलाने दी गई। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि उन्हें नारियल फोड़ने की भी अनुमति नहीं दी गई। विधायक के आरोपों के बाद कार्यक्रम को लेकर के क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई है। मामले में विधायक के पति और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने भी मंदिर प्रशासन पर जातिगत भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। वही विधायक के बेटे विकास किशोर ने भी इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। आरोपों के सामने आने के बाद मंदिरों में हुए कार्यक्रम को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों पर फिलहाल कोई भी पुष्टि कर की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। मामले की सच्चाई, आरोपों और संबंधित पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या सही है। इसकी एक कमेटी गठित हुई थी, ये ट्रस्ट में चला गया है। ये इसकी एक कमेटी गठित हुई थी और इस बार अभिषेक सबसे पहले कराया था मुझे तो मंदिर पे नौजवान था वो बाबा, ऐसा है उसके बाद वही बाबा ने यहाँ किया था। ये जो शीतला मंदिर है, अरे याद नाम हो गया, इसकी एक कमेटी गठित हुई थी, ये ट्रस्ट में चला गया है। ये इसकी एक कमेटी गठित हुई थी और इस बार अभिषेक सबसे पहले कराया था मुझे तो मंदिर पे नौजवान था वो बाबा, ऐसा है उसके बाद वही बाबा ने यहाँ किया था। तो कार्यक्रम हुआ, मैं इसका जो शीतला देवी मंदिर है इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने, तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया। देखिए, जयदेवी कौशल जी जो विधायक है मलिकाबाद, उन्होंने करीब 76 लाख रुपए काकोरी के शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और उसमें कुछ निर्माण के लिए पास कराया है। इसी तरह 70 लाख रुपए महदुइया में एक मंदिर के लिए पास कराने का काम किया। तो आज डिपार्टमेंट के द्वारा वहाँ पर शिलान्यास होना था, जिसमें विधायक जयदेवी कौशल गई थी और पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनको शिलान्यास नहीं करने दिया गया। खबर मुरादाबाद से है, जहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आजम खान की मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी के छापेमारी को लेकर बयान दिया है। वहीं मंत्री ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव के एनडीए गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर, राजनीति को लेकर अपनी बात रखी है। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिशा की बैठक के दौरान सपा विधायक आशू मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मकसूद के बीच हुई बातचीत कहासुनी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार संकल्पित है, लोगों ने हमें जनादेश दिया है कि जिन्होंने अवैध काम किए हैं, जिनकी अवैध कामों में जिनकी संलिप्तता है, उन सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। चाहे जौहर यूनिवर्सिटी हो या अन्य कोई संस्थान हो, कोई व्यक्ति हो, जो भी अवैध गतिविधियों में जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। भाई साहब, आपका सवाल है, आपने कैसे कहता है कि आरएलडी विभाग का और निषाद पार्टी को 33 सीटें मिलेंगी, क्या कहना है? नहीं, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, एनडीए के वो हिस्सा है हमारा, और हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां
विद्युत विभाग के नगर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया है। वहीं टाउन हॉल में समय सराय गली पर भी अधिशासित अभियंता और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है। इलाके में हड़कंप मच गया है। चेकिंग के दौरान कई घरों और दुकानों में मीटर को बाईपास करके सीधे बिजली का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इसी दौरान विद्युत चोरी के आरोपों में 8 एफआईआर भी दर्ज की गई है, जबकि 8 बड़े बकायेदारों और कनेक्शन पोल हटाए गए हैं। वहीं पर बिजली विभाग के अनुसार बिजली चोरी में राजस्व पे भारी नुकसान हो रहा है। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। केबल काट लो, नीचे आके केबल काट, नीचे आ जाओ। आज जो चेकिंग अभियान चलाया गया है, डीएम साहब के निर्देशानुसार आज जो हमारे लाइन लास्ट फीडर है, लोटन इमली से निकलने वाला टाउन हॉल फीडर पे आज अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ करीमुद्दीनपुर और मोहम्मदाबाद में भी ये अभियान चलाया गया है। और साथ में आज हमारे नायब तहसीलदार भी थे और हमारे एसडीओ साहब थे और मैं था। इसमें आज जो सघन अभियान चलाया गया है उसमें लगभग टाउन में 15 लगभग लोगों का जो है आज लाइन डिस्कनेक्ट कराई गई है, जिसमें 4 एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं और साथ में 4 एफआईआर मोहम्मदाबाद में दर्ज कराए गए। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के बीच थाना कटघरा क्षेत्र में पीरजादा रोड पर मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि कांवड़ पथ मार्ग पर मीट की दुकानें खुलेआम संचालित हो रही है। दुकान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि दुकान पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर भी आपत्तिजनक स्थिति देखी गई है। वहीं लोगों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर नियमों पर सख्त तरीके से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने थाना कटघरा पुलिस और प्रशासन में वायरल वीडियो की जाँच करने और मीट दुकान तथा राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए आरोपों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। खबर बिजनौर से है, जहां गुलदारा में हमले में 7 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि गुलदारा ने बच्ची पर हमला करके उसे उल्टा ले गया था। वहीं बाद में जंगल में उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं थाना नजीबाबाद क्षेत्र में खुशहालपुर मोड़ इलाके का मामला है। खबर आगरा से है, जहां युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म देखने पहुंचे युवकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। श्री सिनेमा में रात करीब 10:45 पर शुरू हुआ विवाद और कैंटीन कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया है। पीड़ित युवक ने कैंटीन कर्मचारियों और अज्ञातों पर आरोप लगाया है। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल घटना को लेकर के पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की मांग। आगरा थाना हरी पर्वत क्षेत्र के श्री टाकीज का मामला।
खबर देवघर से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी है। वही 94 पीस शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरमसिया मोहल्ले में छापेमारी की है। वही तलाशी के दौरान घर में छिपाकर रखी गई अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी नंदू महता सरकारी शराब की दुकान से शराब खरीदकर अपने घर में छिपाकर रखता था और बाद में उसे अवैध तरीके से बेचता था। सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की है, जहां स्टेलिंग रिजर्व्ड में B7 रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल स्टैग, आइकॉनिक वाइट और गॉडफादर बियर समेत कुल 94 पीस शराब बरामद की गई है। बरामद शराब पर 180 और 375 मिलीलीटर की बोतलों में अलावा 500 मिलीलीटर की भी बियर शामिल है। मामले में नगर थाना कार्ड संख्या 320/26 दिनांक 18 अगस्त 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 374, 775, 97 का झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकता दर्ज करा दी गई है। वहीं पर आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सुनो भैया हाँ उसी तरह झुका कर सुनो भैया पूरा 3 महीना कोटा वाला बात 3 महीना में शोध कर पूरा साफ हाँ 4 महीना पता चली शमशान घाट हो गई। सुनो भैया हाँ उसी तरह झुका कर सुनो भैया पूरा 3 महीना कोटा वाला सुनो भैया मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का सूचना प्राप्त हुई थी कि बरमसिया में एक व्यक्ति है जो राशन का दुकान चलाता है और वो अवैध रूप से अंग्रेजी और नकली शराब बेचने का सूचना मिला है। सत्यापन इसका किया गया निरीक्षक थाना प्रभारी टाउन के द्वारा। सत्यापन में जब घर पे छापामारी की गई और टीम के द्वारा जब सर्च किया गया तो उसमें से कुल 134 बोतल शराब मिला, जिसमें बियर और अंग्रेजी शराब है और उस व्यक्ति के द्वारा लगातार ये पूरे सामान में बेचा जा रहा था। नोएडा में शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर एक कारोबारी ने 1.13 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने व्हाट्सएप के जरिए कारोबारी को अपने जाल में फंसाया है। सेक्टर 69 निवासी कारोबारी ने जालसाजों को खुद ही शेयर बाजार विशेषज्ञ बताते हुए BNI स्टॉक मार्केटिंग कोचिंग मुंबई नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और वही शुरुआत में 50,000 रुपये निवेश कराए और खाते में 9,000 रुपये का फर्जी मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया है। जालसाजों पर भरोसा होने के बाद कारोबारी ने कई बार उनके बताए हुए बैंक खातों में करीब 1.13 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मार्च 2026 में जब कारोबारी ने रकम निकालने की कोशिश करी तो पैसा वापस नहीं मिला और आरोपियों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। ठगी का एहसास होने के बाद कारोबारी ने पुलिस से शिकायत करी है। साइबर थाना और पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज करके शुरुआती जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस जालसाजों के खिलाफ व्हाट्सएप खाते और व्हाट्सएप बैंक खातों पर भी और जुड़े हुए ग्रुप के लोगों पर भी लगातार उनकी जानकारी खंगाल रही है।
खबर हजारीबाग से है, जहां पंच मंदिर में पूजा और आम लोगों के प्रवेश को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में मामले पर कड़ा रुख अपनाया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि मंदिर को आम लोगों के लिए बंद नहीं किया जाएगा। मामला प्रदीप कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कंटेंट केस में भी सूचीबद्ध है। अदालत ने दोनों मामलों को एडमिशन शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान इंटरवेनर नीलेंदु जयपुरियारा की ओर से अधिवक्ता अवनीश रंजन ने अदालत को बताया है कि मंदिर को लॉक किया गया था, जबकि अदालत के कड़े रुख अपनाने के बाद मंदिर आम लोगों के लिए खुले रहने का आश्वासन दिया गया है। कोर्ट ने 17 अगस्त 2026 के आदेश को इस आश्वासन को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। अदालत ने हस्तक्षेप आवेदन पे सुनवाई मुख्य याचिका के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब मंदिर में जुड़े विवादों पर आगे की सुनवाई मुख्य रूप के साथ की जाएगी। खबर भटिंडा से है, जहां पर रामपुरा फूल के रहने वाले पूर्व सैनिक बलवीर सिंह ने भटिंडा की झील नंबर 2 पर छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलने पर ही पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं और टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। वहीं एनडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के पहले मृतक ने एक वीडियो बनाया था और सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट, उनके रिश्तेदार और अपनी पुत्र वधू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में बलवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके बच्चों को भी उनके खिलाफ भड़का दिया है, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों को देखभाल करना था। मृतक के और पुलिस प्रशासन पर प्रभावशाली आरोपों के खिलाफ कार्रवाई न होने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने अपनी मौत के बाद कुलविंदर कौर को नामक महिला को न्याय की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया है, वहीं पर अपने बच्चों को शव से दूर रहने की मांग की है। वहीं डीएसपी अरुण ने बताया है कि पुलिस को सुसाइड नोट मिल चुका है और परिजनों के बयान पर और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना थर्मल विखे एक सूचना प्राप्त हुई, जिस विच कि एक व्यक्ति वालों जिसका नाम बलवीर सिंह सन ऑफ काका सिंह है, उस वालों जिहड़ी हैगी है थर्मल ਦੀਆਂ ਲੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां लोन कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोराश गांव पर एक वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक के घर के अंदर फांसी लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान मनोज कुमार गौतम पुत्र रामेश्वर गौतम के रूप में हुई है। वहीं पर घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों पर मौके पर एकत्र हो गए हैं। वहीं पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही लोनी कटरा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और अपने कब्जे में लिया। वहीं पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में आत्महत्या के पीछे के कारण अभी तक पूरी तरह से पुख्ता सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वहीं पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों को भी गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली कारणों की पुष्टि हो सकेगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद के रामनगर विकास खंड क्षेत्र में बारिश के बाद दशरथ नाले पर जलस्तर बढ़ने के कई गांवों का उसमें संपर्क में आकर प्रभावित हो रहे हैं। उफरौली गांव के बाहर बने रपटे में ऊपर करीब 3 मीटर ऊंचाई तक पानी तेज धारा में बह रहा है। वहीं इससे ग्रामीणों के सामने आवागमन में बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। इसके बीच उफरौली गांव की महिला रागिनी पत्नी रवि ने प्रसव के लिए रामनगर ले जाना था। राफ्टे पर तेज बहाव के कारण वाहन ने उसे ले जाने पर संभव नहीं रहा। ऐसे में ग्रामीणों ने जोखिम उठाते हुए प्रसूता को चारपाई पर लिटाया और रस्सी के सहारे से पानी की धारा के बीच में रपटा पार कराया है। इसी दौरान ग्रामीणों की जान भी खतरे में नजर आई है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले का जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के कई गांवों में इससे संकट के संपर्क में आ जाते हैं। वहीं आपात स्थिति में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में बदहाली का सामना करना पड़ता है। घटना के ग्रामीणों क्षेत्रों में बेहतर आवागमन और सुरक्षित पुल और जरूरी सामानों के लिए सरकार को वहां पर मौजूद होना चाहिए। वहीं पर ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान किसी की जान को जोखिम में न डाला जाए। वहीं नाला पार करने में इतनी परेशानी ना हो। लाइव न्यूज में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।